असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दूविला। अभी मैं नावल का लास्ट पास रखने लगी हूँ। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर एपिसोड अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रूही और जजदान एक हफ्ता पेशावर में रहकर आज कराची वापस आ गए थे। आगा जान और दादी जान ने दुआओं के साथ रिहान के लिए और बाकी सब के लिए 1.5 ताइफ भेजे। एयरपोर्ट से वो दोनों राजपुर पैलेस आ गए थे और रात तक वहीं रहे। आजल और रेहान अपने हनीमून के लिए 2 दिन पहले तुर्की जा चुके थे। ये मंजर इस्लामाबाद के एक बड़े बंगले का है, जिसकी बालकनी में हाथ में अल्कोहल से भरा हुआ गिलास दिया आकब ज्ञानी साहब गजब की वजह से गर्म सांस हवा में हर्ष कर रहे थे। ये अजहात राजपूत खुद को समझता गया है, मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाया है। आकब ज्ञानी ने गिलास में मौजूद माय का गुण बढ़ा। इन्हें आर्मी के स्पोर्ट हासिल है और ये सब उनका दामाद मेजर जसदान करवा रहा है। आकब साहब के अकब में खड़े पार्टी कारकुन ने नफरत भरे लहजे में जवाब दिया, अगर वही ना रहे फिर। आकब साहब के लबूपा मैनी हेज मुस्कान आ गई। वो बहुत तेज है सर, उसने शेर शाह दाजा से डॉन को मार दिया, उसकी पूरी गैंग खत्म कर दी, हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। कारकुन ने हनकोरा बड़ा। अगो ज्ञानी साहब सोच में पड़ गए थे। कुछ तो करना पड़ेगा, उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तारीख और सर्द आसमान में देखते हुए उन्होंने सोचा। कराची के इंटेलिजेंस अदारे के सब ऑफिसर चीफ मिनिस्टर आकब ज्ञानी को गिरफ्तार करने का मुंतजिर थे। खासकर जजदान इस बात से अनजान के आकब ज्ञानी उसे मारने का इरादा बनाए बैठे हैं। इस बाबत काफी संजीदा रहता। संडे की सुबह साइंस सरकार और बेगम सरकार उनके घर आए और रूही और जजदान को बैठे साथ लिए हुए मेजर शाहवेज तलावर के घर का रुख किया। साइंस सरकार ने उन्हें अपनी आमद से आगाह कर दिया था, इसलिए शाहवेज साहब और उनकी अहलिया आरफा घर पर ही थे। घर के बैल पर शाहवेज ने आरफा और जत्ताशा को मेहमानों की आमद की खबर सुनाई और उसे मिलने पोर्च में निकल गए। सॉरी शावेज साहब, आपको बेवकत तकल्लुफ दिया। साइंस सरकार ने गले मिलते हुए पहल किया। कैसी बात कर रही हैं राजपूत साहब, आपका हमारे घर आना तो हमारे लिए बायसे फख्र है। आए। शावेज साहब ने उनका इस्तकबाल किया, उनके पीछे जजदान से भी मिली और यूं बेगम सरकार से अहवाल दरियाफ्त करके रूही के सर पर हाथ फेरा। रूही अरफा आंटी से मिलकर पुरजोश अंदाज में जरताशा के गले मिली। जरताशा कदर हैरान हो गई, लेकिन अरफा बेगम रूही और मेरा बेगम का जरताशा की जानब ये वार्तगी देखकर उनके आने का मकसद समझ गई। ड्राइंग रूम में 2 सोफा सीटा पर वो सब तशरीफ फरमा हुए थे। शावेज साहब और आरफा बेगम के साथ बैठी रही, जबकि जरताशा मुलाजमा के साथ चाय और लौज़मात पेश करती रही। शुरू में मर्दों की गुफ्तगू सियासत और फौज की बाबत ही रही और दूसरी तरफ खवातीन अपनी मसरूफियात शेयर करती रही। रूही ने जरताशा से अपने पेशावर के तमाम तजुर्बात शेयर किए। जरताशा किसी बाबत तहजीब से हंसती तो साइंस सरकार उसे देख अपने बेटे की पसंद पर फखर करते और साथ ये भी सोचते कि उन्होंने इस प्यारी बच्ची को रूही की शादी में नोट क्यों नहीं किया। बहरहाल उन्होंने नहीं किया तो उनके बेटे ने कर लिया था। चाय के दौरान साइंस सरकार मुद्दे की बात पर आए। शावेज, हमारे यहाँ आने का एक और मकसद है। वो गोया हुए तो बाकी सब खामोश हो गए। शावेज साहब पूरी तवज्जो से उन्हें सुन रहे थे। हमें आपके जरताशा बहुत पसंद है। मैं आपसे अपने बेटे अहमद के लिए जरताशा का हाथ मांग रहा हूँ। साइंस सरकार ने पुर उम्मीद निगाहों से बार बार शावेज साहब, आरफा बेगम और फिर जरताशा को देखा। शावेज साहब और आरफा में कुछ से भरपूर नजरों का तबादला हुआ, जबकि जरताशा नजर नीचे रख के अपने हाथों को देख रही थी। जरताशा बेटा, आपके पापा हमारे फौज के लिए बहुत कीमती असासा हैं और यकीनन आप उनके हर फैसले से राजी होंगे। मुझे आप इस शहर के गुस्सानाक होम मिनिस्टर के हैसियत से जानती होगी, मगर पर्सनली मैं बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। आप भी मेरे लिए रूही जैसी हैं। मैं आपसे आपकी पसंद, आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। बाबा साहब ने मुकाबिल सोफे पर रूही के साथ बैठी जरताशा को मुखातब किया। जरताशा ने पलके उठाकर नजर सामने बैठे वकार और रोबदार दबदबे के हामिल शहर के हर नौजवान के आइडियल गरीबों के मसीहा और मुल्क के ईमानदार लीडर को देखा। उनके जहन में अमर का चेहरा उभरा था। वो बेबाक और सिर्फ अपनी तारीफ करने वाला लड़का, उसे साइंस सरकार की जवानी का अक्स लगा। जरताशा ने नजरों का रुख घुमा कर अपने पापा और मम्मी को देखा तो शावेज साहब ने सर के हमसे उसे खुद अपना फैसला सुनाने की इजाजत दी। मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। जरताशा की आवाज एक पल को कांपी थी, पर उसने फौरन से संभाली। आहर को उसकी ये दलेली उसे अपने शाहसवार पापा से विरासत में मिली थी। हमारी खुश नसीबी है कि जरताशा आपकी बहू बने। राजपूत साहब, हमें यह रिश्ता मंजूर है। शावेज साहब ने जरताशा के फैसले पर अपनी रजामंदी की मोहर लगा दी। सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वेलकम टू दी फैमिली बेबी। रूही ने जरताशा के गाल से गाल टकराकर मुबारकबाद पेश की। मेरा भी ने उठकर जरताशा को गले लगाया, उसके पेछाने पर मोहब्बत बड़ा बोसा दे अपनी बहू तस्लीम किया। शावेज साहब और अजहात साहब ने एक दूसरे कोटे पर पड़े लवाज में से गुलाब जामुन खिलाकर मुंह मीठा करवाया। जरताशा मुबारकबाद वसूल करते हुए बारी बारी अपनी मम्मी और पापा के गले लगी। शावेज साहब ने जल्द अहमद से मिलने का फैसला किया। अहमद राजपूत पैलेस में लॉन्च में दाएं से बाएं चक्कर काटता बाबा दरवाजे की जन्म देख रहा था। करीब 2 से ढाई घंटे बाद गेट खुला और बाबा साईं की मर्सिडीज अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे जजदान की कार भी पोर्च में रुकी। अंदर दाखिल होते हुए बाबा साईं, मम्मा और रूही जजदान सबके तासरात से पार थे। क्या हुआ जीजू? बाबा साईं इतने सीरियस क्यों है? अहमद से रहा ना गया तो उसने जजदान के कान के पास सरगोशी की।
इनकार कर दिया है उन्होंने। बस भी करें, क्यों तंग कर रहे हैं मेरे बेटे को, मान गए हैं वो, बात पक्की करके आ रहे हैं। मम्मा ने खुशी की नवीद सुनाई। ऑफ कोर्स, मेरे हैंडसम भाई को कोई लड़की इनकार कर सकती है क्या? रूही ने अहमद के कंधे पर थपकी मारी। मुबारक हो बेटा। बाबा साहब ने उसे गले से लगाकर खुशी का इजहार करते हुए पूरे जोश से उसका शाना थपथपाया। थैंक यू बाबा साईं। अहमद की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक माह बाद फरहान और आदिल की वापसी के चंद दिन बाद फैमिली डिनर रखा गया था, जिसमें राजपूत फैमिली, आदिल की फैमिली और शाहफेज साहब की फैमिली ने शिरकत की। इसी डिनर में अहमद और जरताशा ने एक दूसरे को रिंग पहनाकर एंगेजमेंट की रस्म पूरी की। शाहवेज साहब, व्हाट अ सरप्राइज। सब हैरियत। इस रोज साइंस सरकार अपने कैबिनेट में शाहवेज साहब को देखकर हैरान और फिर उनके चेहरे पर तशवीश के इशार देकर परेशान हो गए। राजपूत साहब, हमारे जराये से मालूम हुआ है कि शाहवेज साहब को समझ नहीं आया कि वो इन्हें खबर कैसे सुनाए। क्या बात है सर? आजम ने उनके कंधे पर हाथ रखा। यजदान, ही इज इन डेंजर। हमारे जराये से मालूम हुआ है कि मेजर यजदान पर हमला होने वाला है। इस खबर से कैबिन की फिजा में सकूच आ गया। साइंस सरकार और आजम सांस लेना ही भूल गए थे। कमरे में महज दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक से खामोशी में हलल पड़ता और फिर मुकम्मल खामोशी का राज होता। कौन करने वाला है हमला? साइंस सरकार ने बर वक्त अपने आप को कंपोज किया। ये कंफर्म नहीं है, पर अटैक की खबर यकीनी है। हो सकता है ये कोई साजिश हो। हमारा ध्यान मेजर यजदान पर मबूस करवा कर वो हमला अगर आपको निशाना बनाए, इसलिए मैं आपको मुहतात करने आया हूँ। शाहवेज साहब ने मुमकिन हालात से आशना करवाया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है शाहवेज साहब, बस यजदान की सिक्योरिटी सख्त कर दें। साइंस सरकार ने फोन से बेशतर जवाब दिया। हमारे लिए आप दोनों जरूरी हैं। मैंने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों शोबों को अलर्ट कर दिया है। कर्नल नबीर साहब खुद भी चार्ज लेते हुए हैं। जैसी किसी पेशगोई की खबर मिले हम आपको इतला कर देंगे। अपनी जानब से उन्हें दिलासा देकर मेजर शाहवेज रवाना हो गए। साइंस सरकार का दिल अब भी तसल्ली न हो सका। उन्होंने अजहर के जरिए यजदान को अलर्ट करने की हदायत भिजवाई। साइंस सरकार बेकार में परेशान हो रही हैं। दिन में ऐसी हजारों खबरें ऑफिस में मसूल होती हैं, सबको सच मान लें क्या? जजदान ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए शाने उचकाए। मेजर शाहवेज साहब ने कुछ तफसीलात बताई हैं। जजदान, मामला इतना हल्का मत लो, आपको अपनी हिफाजत की बाबत सोचना चाहिए। आजल ने संजीदगी से समझाया। जजदान ने गंभीर अंदाज में सर को इस बात में जन्मिश दिया था। आदल इस शाम घर आया तो वो बहुत खोया हुआ था। रात होते हुए वो जल्दी लेट गया। क्या हुआ? किसी बात पर नाराज है मुझे? फरहान ने करीब आकर आदल के बाजू पर अपनी थोड़ी टकाकर मासूमियत से पूछा। नहीं, बस मूड ठीक नहीं है। आदल ने बहाना बना लिया। वो जताम पर हमला होने वाली पेशगोई के मतलब बताकर अजीजा जान बीबी को परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ तो इधर देखें, मूड अभी ठीक कर देती हूँ। फरहान ने आदल के कंधे पर जोर देकर उसका रूह सीधा किया। उसके सीने पर सर रखकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। आदल के तमातु में मेजर शाहवेज के जुमले और फिर शजदान का बेबाक लहजा गर्दिश करने लगा। वो लंबा सा सांस हर्ज करके उठ बैठा। फरहान अब उसके रवैये पर परेशान लगी। आदल, सब ठीक है ना? आज आप मामूल से ज्यादा परेशान लग रहे हैं। फरहान ने परेशान को नजर से देखा। आदल खामोश रहा। ऑफिस में सब ठीक है ना? साइंस सरकार, भाईजान। आदल की खामोशी पर फरहान की तशवीश में इजाफा होने लगा। सब ठीक है साइंस सरकार, भाईजान, दोनों बिल्कुल ठीक है। आदल ने फरहान के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कह रहा है। आदल ने अपने मिजाज नरम बनाकर फरहान के साथ साथ अपने आप को भी यकीन दहानी करवाई और दिल से भी यही दुआ की कि साइंस सरकार और शजदान हमेशा हैरियत से रहें। एक हफ्ते बाद उस सुबह जदा हस्ब मामूली रूई से रुखसत लेकर घर से निकला। जैसे ही वो कैंट एरिया से बाहर आया था, एक गाड़ी उसकी कार का ताक़ब करने लगी। जिस्तान की कार जिस समय जाती वो कार उसी तरफ मुड़ जाती। जिस्तान बैक व्यू मिरर में इस कार को देख चुका था, इसलिए जानबूझकर अलग अलग कुछ गलियों से गुजरने लगा। एक जगह राह से गुजरकर जिस्तान की कार दाएं जानब गली में दर आई। ताक़ब कार ने तेजी से अपनी कार ट्रैफिक से निकाल कर इस गली में मोड़ी और टट गया। जिस्तान की कार दरख्त के सामने खड़ी है, पर ड्राइविंग सीट खाली थी। चोर चुपे वजदान के कार के पास आया। कजदान ने दर्द के ओर से निकलकर उछलते हुए जोरदार गोसा उसकी आदमी के जबड़े पर सिद्ध किया। गोसा इतना शदीद था कि वो दर्द से कड़ा उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद वो होश में आया तो इंटेलिजेंस अदारे के हवालात में बंद पड़ा हुआ था। उसने खुद को आजाद करवाने की कोशिश की, पर हाथ और पांव खोल नहीं सका। उसके सामने मेजर शाहवेज, कर्नल नमीर और मेजर जदलान खड़े थे। कर्नल नमीर साहब उसकी थोड़ी दबोच कर पूछगिछ करने लगे। सर, जिस कार का आपने नंबर दिया था जो आपका पीछा कर रही थी, इसी नंबर प्लेट की एक और कार की लोकेशन हमें मिली है। वो गुलिस्तान जोड़ के इलाके में गई है। एक नौजवान ऑफिसर तेज से इस हवालात में दर आया। एक नंबर प्लेट की दो गाड़ियां कैसे हो सकती हैं? मेजर शाहवेज ने इस ऑफिसर से सवाल किया। आज तो साइंस सरकार गुलिस्तान जोड़ के नए सरकारी स्कूल के इफ्तिताह में गए हैं, जिसदान के खोए लहजे में बताया। वहीं कर्नल नमीर ने उस गुंडे की जुबान खुलवाने उस पर लातू और गुस्सों की बरसात कर दी। मेजर जजदान तेजी से बाहर लपका। मेजर शाहवेज ने बैक अब टीम को उसके साथ जाने के अहकाम जारी किए। जजदान पूरी ताकत लगाकर हाथ कोशिश तेज ड्राइविंग कर रहा था। बैक अब टीम की गाड़ियां उसके पीछे अपनी रफ्तार मिलाने की कोशिश में लगी हुई थी। जाए वकूबे पर पहुंचकर जजदान ने बच्चों और टीचर्स और मोहल्ले के लोगों का रश बढ़ा हुआ देखा।
जदान लोगों को परेड करता ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर के करीब गया, उसके कान में सरगोशी की। वो शॉक होकर आसपास देखने लगा। अपने वायरलेस से उसने इलाके के सभी एहलकारों को हमलावर की कार का नंबर बताकर अलर्ट किया और खुद स्कूल का अहाता क्लियर करवाने लगा। जसदान स्टेज पर खड़े सैन्य सरकार के पास खड़ा हुआ और उसे इस वक्त वहां देखकर हैरान रह गए। वो जसदान के जाना मुड़े तो जसदान ने कानों से थामकर उन्हें नीचे झुका दिया। ये सब क्या हो रहा है जसदान? सैन्य सरकार ने उजल में पूछा। आप चलें यहाँ से, बताता हूँ। जसदान और आजम ने बैकअप टीम के घेरे में सैन्य सरकार को कार में सवार करके उन्हें तो बेहिफाजत रवाना कर लिया था। जसदान सैन्य सरकार को पूरी सिक्योरिटी में अपने कर ले आया था। बाबा साईं, जसदान आप ठीक तो है ना? रूही उनके जर्द चेहरे देख कर घबरा गई। जसदान उन्हें वहीं आराम करने का कहकर वापस काम पर जाने लगा। रूही का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने जसदान का हाथ थाम लिया। रूही, तुम बाबा साईं का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। जसदान ने उसे खुद से लगाकर दिलासा दिया। अपना ख्याल रखना। रूही की हदायत पर सर को हम देकर जसदान 2 सिक्योरिटी एहलकारों और अदल को वहीं तैनात करके बाकी आया साथियों को साथ लेकर हेडक्वार्टर की तरफ निकल गया। मैंने बहुत कोशिश की है पर कुछ नहीं बोल रहा। कर्नल नमीर साहब ने बेबसी से सर झटका। विजय शावेस भी वहीं मौजूद थे। जसदान ने पहले उन्हें देखा ओपी कर्नल नमीर को। सर, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आपको क्या नहीं सीधी तरह हाथ नहीं आ रहे, बल्कि मुझे और साइंस सरकार पर हमला करवाकर पर से पूछ डालने की कोशिश कर रहा है। जसदान ने बेहद संजीदगी से गोया हुआ था। अब हमें अपने तरीके से उसे कैच करना होगा। चीफ मिनिस्टर आकब कैनी साहब गिरफ्तारी के खौफ से रात के अंधेरे में मुलक छोड़कर फरार हो गए। उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। कर्नल साहब, यह खबर हर छोटे बड़े नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल पर चलानी चाहिए। शावेज साहब ने कर्नल नबी साहब को तवजीह दी और फिर से रूह जसदान की सिमत करके उसे जाने की इजाजत दी। जसदान चंद ऑफिसरान सेलेक्ट करके खुफिया तरीके से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। रात के अंधेरे में उसने अपनी टीम के साथ आकब कियानी के बंगले पर छापा मारा और उसके सर पर काली थैली पहनाकर उन्हें इंटेलिजेंस के खुफिया कैंप में ले गया। उसके बाद वो दोबारा कभी दोस्त व अहबाब किसी को नजर नहीं आया। 4 साल बाद विजय जसदान अपनी बाहों के घेरे में सोई रूही के चेहरे पर आते बालू को पीछे कर रहा था जब उसकी आंख खुली। गुड मॉर्निंग, रूही ने सस्ताते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मेरी दरकन। जसदान ने उसके घर पर अपना लम्स छोड़ा। कभी शहजादी साईं, कभी जान, कभी दरकन, कभी दिल्ली मन, कभी स्पेनिश में, कभी फ्रेंच में। क्या तुम हर वक्त अलग अलग अलकाबाद देते रहते हो? रूही उठने लगी थी पर जसदान ने बाहों का हल्का मजबूत करके उसको रोक लिया। मेरा दिल चाहता है मैं रोज तुमसे नए अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करूं। लुगत खत्म हो जाए तो अलग जबानों में इजहार करूं। जमाने तमाम हो जाए तो इशारों से बताऊं। मेरी हर सांस, हर कदम पर तुम अपने लिए मोहब्बत महसूस करो, यहाँ तक कि हमारी मोहब्बत अमर हो जाए। जसदान उसके बालों में हाथ फेरते हुए गोया हुआ था। और रियली? रूही ने अप्रोच कहा। जसदान ने सर इस्बाब में हिलाया। पापा, इसे स्ना जसदान के दूसरे पहलू में सोया 3 साल बेटा आंखें मसलता हुआ उसके सीने पर आ गया। उठ गया मेरा बेटा। जसदान ने उसके गिर्द बाजू माल किए। बनियामीन जसदान हान की छोटी आंखें नींद से लबरेज थी। उसने मम्मी की जानब चेहरा करके पापा को के सीने पर सर रख दिया। रूही ने प्यार से अपने बेटे के बुरे बालों को उंगलियों से सेट किया। शाम को राजपूत पैलेस में सब इकट्ठे होने लगे थे। जसदान ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा ब्लैक कलर कमीज शलवार पर अपना वेस्ट कोट पहन रहा था। रूही शर्ट लेकर नन्हे बढ़ना बेटे के पीछे भाग रही थी। बनियामीन, नाना साईं के हाथ जाने में देर हो जाएगी, इधर आओ, कपड़े पहनो। रूही शर्ट लेकर दाएं जानब हो जाती और बनियामीन हंसता हुआ बाएं जानब भाग जाता। जसदान माँ बेटे की बागदौड़ देखकर महसूस होने लगा। वहाँ आपके फ्रेंड्स नैन और तारा भी आएंगे, चलो शाबाश, मम्मी के पास आओ। रूही ने उसे आजल और परिहान के 2 साला जुड़वा बेटियों के आने का बताकर रोकना चाहा। अहम मामू ने खिलौने भी लाएंगे और मामी जाने हमारे बनियामीन के लिए फ्राइज भी बनाए होंगे। ये पकड़ लिया। रूही बातों बातों में करीब गई और बनियामीन को बाजू में पकड़ कर तेज तेज शर्ट पहनने लगी। लुक पापा। बनियामीन ने नई शर्ट और जीन्स में हाथ फेरते हुए अपनी ड्रेसिंग जसदान को दिखाई। जसदान ने उसे सराते हुए गोद में उठाकर लाड किया और वो फैमिली राजपूत पैलेस के लिए रवाना हो गई। साइंस सरकार और बेगम सरकार चंद दिन पहले उम्र अदा करके लौटे थे, जिससे मिलने की बाबत आज आजल और परिहान की फैमिली और रूही जसदान की फैमिली राजपूत पैलेस आई थी। जरताशा 1 साल पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। अपने अच्छे अहलाक से फौरन बाबा साईं और मम्मा के दिल में घर कर लिया था। अहमद ने वकालत को बतौर कैरियर अपनाया। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे साइंस सरकार तस्कीन से मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में खुशहाल और कामयाब देखकर अल्लाह के मशकूर हुए थे। उनकी आंखों में नमी आने लगी थी। जो टेबल के पास दूसरी सरबराही सीट पर बैठी बेगम सरकार ने महसूस कर ली थी। उनके जज्बात भी अपने शोर के एहसास से जुदा नहीं थे। जिनके उतराव चढ़ाव में मिले वो दोनों आज ग्रैंड चिल्ड्रन की खिलखिलाहट पर दूसरे को देखकर पूर्ण नम आंखों से मुस्कुराकर अल्लाह की हर नेमत को मशकूर थे। ऐसा नहीं था कि आजाद राजपूत और मेजर जसदान की करप्शन के खिलाफ जदोजहद तमाम हो गई थी। सियासत तालाब की तरह है। सियासत नाम मछलियों की मानद है। कोई एक मछली भी खराब हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही हमारे मुल्क में सालों साल से ऐसे लोग मौजूद हैं और हमें मिलकर इससे निजात हासिल करना है।